नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्य स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम रंजीत आर्य, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं और आपको आज डिस्कस कराने वाला हूं। समाज शास्त्र की क्लास आपके लिए आज स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें भी कक्षा 12 की समाज शास्त्र की क्लास और उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि भारतीय समाज एक परिचय। तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं आपको कि ये जो चैप्टर है वो यूपी बोर्ड में 4 नंबर का आता है। इससे 4 मार्क्स मिलते हैं बच्चों को। और सीबीएसई बोर्ड में ये परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसको अगर नहीं पढ़ोगे तो शायद है कि आपको 100 में 70% ही समझ में आए। तो इसलिए आपको एक बार ये भी पढ़ लेना चाहिए, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है। तो इससे पहले एक बात बता दूं आपको, हमने कई सब्जेक्ट पढ़े। मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूँ, जियोग्राफी भी सब पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, हिंदी भी पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस सही या मैथ सही, चाहे इंग्लिश सही, अगर कोई भी बच्चा जब छोटा होता है, 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, जब वो स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उससे अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, लेकिन एक विषय के बारे में उसे ज्ञान होता है, लेकिन उसे इसके बारे में पूछा नहीं जाता है। वही आज हम उसी टॉपिक को लेकर आए हैं, वही चैप्टर, वही बुक पढ़ने वाले हैं जिसका उस बच्चे को ज्ञान होता है, जो भी 5 वर्ष का होता है। जब वो बच्चा 5 वर्ष का होता है तो उसे अगर पूछा जाए समाज के बारे में, समाज क्या है, तो तब भी वो बता देगा कि हम लोग जो रहते हैं, एक समूह होता है, उसी को समाज कहा जाता है। समाज के बारे में वो थोड़ा बहुत तो जानता होगा। ये तो नहीं है कि कोई बच्चा न जानता हो, हर कोई जानता है समाज में कैसे बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो जानता है। अगर छठवीं में, अगर छठी वर्ष का होता है या 5वीं वर्ष का होता है, तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको छोटा अगर बच्चा होता है वो भी जानता है। इसको थोड़ा बहुत तो, अगर ज़्यादा नहीं जानता है तो कुछ तो जानता है। तो इसलिए इसको, समाजशास्त्र को बहुत ही सरल बताया गया है। तो सरल भाषा में आपको आज पढ़ाने वाला हूँ समाजशास्त्र का जो पहला चैप्टर है, भारतीय समाज एक परिचय, तो इसको मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, और इसके बाद में दूसरा पार्ट आएगा, उसमें आपको पूरा चैप्टर डिस्कस करा दूंगा। तो आपका ये पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट को ठीक से देख लीजिए, तो जिससे आपको वीकली से समझ में आए। तो उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल आर्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन, आने वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें, एवं वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे मित्रों को और भी ज़्यादा इस वीडियो से लाभ पहुंच सके। तो चलते हैं, ज़्यादा ना कुछ कहते हुए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखा जाएगा। क्वेश्चन हमारा भारतीय जो समाज है उसका परिचय, भारत समाज का परिचय। तो इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आगे देखेंगे कुछ। चलिए, तो भारतीय समाज अनेक महत्वपूर्ण तर्क संगत तत्वों को मिलाकर एक मिश्रण का परिणाम है। क्या मतलब? कई लोगों को मिलाकर के। अब एक बात आपको समझा दूं, ये भाषा तो आपको नहीं समझ में आएगी, तो आई होप किसी को समझ में आ जाती है, किसी को नहीं आती है, इसलिए ये भी नहीं कह सकता कि आपको नहीं समझ में आएगी। हाँ आएगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये भाषा समझ में नहीं आएगी जो इसमें दे रहा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसे कई लोग हों, जैसे तर्क संगत तत्वों को मिलाकर इसमें ये दिया गया है, ये हम इसको यूज कर लेते हैं व्यक्तियों के समूह में। जैसे कई व्यक्तियों को मिलकर के एक समूह बनता है, उसी को समाज कहते हैं। तो कई लोगों को, बहुत से लोगों को मिलकर के एक समाज बना, उसी को भारतीय समाज कहा गया है। तो ये देख लेते हैं। अधिकांश देश असभ्यता के अंधकार में डूबे हुए हैं। इसका परिणाम है, जब विश्व को अधिकांश देश असभ्यता के अंधकार में डूबे हुए थे, तब वे अराजक ढंग से
अराजक ढंग से अस्त व्यस्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब लोग अनपढ़ थे, ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, तो अस्त व्यस्त मतलब व्यर्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय, उस प्राचीन काल में भारतीय पर्याप्त विकसित एवं संगठित था। जो भारत था वो पर्याप्त था, विकसित था और संगठित था। लेकिन भारतीय समाज का परिचय कुछ विशिष्ट मौलिक लक्षणों मतलब विशेषताओं द्वारा देखा जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं हम। अपना टॉपिक है हमारा अनेकता में एकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। चलिए, विचार और विचारधाराएं। देखो, अनेकता में एकता का मतलब होता है जब आदमी बिछड़े हुए होते हैं और जब एक हो जाएं तो उनका एक समाज बन जाता है। कोई व्यक्ति जब बिछड़े हुए होते हैं उसके बाद में जब वो इकट्ठे हो जाएं तो वह एक समाज बन जाता है, एक समूह बन जाता है। वही कहा गया है अनेकता में एकता। तो लोगों की विचारधाराएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। रहन सहन का जो स्वभाव होता है वो भी अलग होता है। आचार विचार अलग अलग होते हैं। प्रदेश के भागों में विभिन्न धर्मों के अनुयायी तथा हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी एकता है। भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं तब भी एकता है। क्यों? कि उनके तब भी एक हैं कि उनके विचार जो हैं, विचारधाराएं वो भी अलग अलग हैं, रहन सहन अलग अलग हैं, आचार विचार अलग अलग हैं तथा प्रदेश के भागों में विभिन्न धर्मों के अनुयायी तथा हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी सभी लोग एकता में जुड़े हुए थे। कब? प्राचीन काल में। और इसके बाद में हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा वर्णाश्रम एवं जाति व्यवस्था। क्या है? वर्णाश्रम एवं जाति व्यवस्था। तो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक से डीपली से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको अगर ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो वर्णाश्रम एवं जाति व्यवस्था, तो भारतीय समाज में वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था पर आधारित हैं। जो भारतीय समाज है, भारत के लोग हैं, वो वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था पर आधारित हैं। आप आई होप आप जानते होंगे, मैं समझता हूँ कि आप जानते होंगे कि भारत में विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न वर्णाश्रम, विभिन्न जातियां हैं। तो ये जो भारतीय समाज है वो विभिन्न जाति और वर्णाश्रम पर आधारित है। जो हमारा हिंदू समाज है चार वर्णों में विभाजित है। जो हिंदू समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित है। तो 4 वर्णों में विभाजित है कौन? हिंदू समाज। तो अब वर्ण देख लेते हैं। जो हिंदू समाज 4 वर्णों में आश्रित विभाजित है तो उनके 4 वर्ण कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। वर्ण जो हैं वो हैं, पहला तो है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ये 4 वर्णों में विभाजित हैं। कौन विभाजित हैं? विभाजित हैं हिंदू हैं। कौन? हिंदू विभाजित हैं। चलिए, हिंदू विभाजित हैं। और आगे तो देखो, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्णों में जो 4 वर्ण जो होते हैं, 4 वर्ण हैं। तो पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण का होता है कि वेद विद्या को पढ़े, धर्म विद्या को पढ़े जा करके, और फिर उसको सीखने के बाद लोगों को उपदेश करे, लोगों को समझाए, वही ब्राह्मण होता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन आज लोगों को देखा जाए कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही बताया जाता है। फिर ब्राह्मण कहा जाता है वैसे तो कि जो भी अगर विद्या अध्ययन करता है, वेद विद्या का अध्ययन करता है, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करता है, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। ये नहीं है आज कि वो हिंदू में से अगर यादव है या कोई और भी है, लोधी है, राजपूत है, कोई भी है, अगर वो ब्राह्मण कहें उसको, तो ये नहीं है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण ही कहा जाएगा। ब्राह्मण वो वामन होते हैं, तो ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। जो भी वेद विद्या का अध्ययन करेगा, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेगा, उसी को ब्राह्मण कहा जाएगा। अब क्षत्रिय का मतलब होता है जो क्षत्रिय इन लोगों की रक्षा करने वाला, क्षत्रिय रक्षा करता है। तो
आप क्षत्रिय को भी समझ रहे होंगे, जो रक्षा करता है उसको। और फिर आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे है क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य। वैश्य का मतलब होता है कि इन एक तो ये ब्राह्मण दे दिया, इसमें एक क्षत्रिय दे दिया है, उसके बाद में वैश्य दिया है। वैश्य का मतलब होता है जो क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं उनकी देखभाल करना, ये वैश्य का काम होता है। और शूद्र का जो काम होता है, जो शूद्र है, शूद्र का काम होता है इन सब की सेवा करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करना किसका काम होता है? ये शूद्र का काम होता है। आई होप ये बिल्कुल डीपली से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं आश्रम। आश्रम के बारे में देखेंगे तो आश्रम को देख लेते हैं सबसे पहले। तो आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। आश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। व्यक्ति का जो जीवन है उसको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम। इसको मैं भी डीपली में समझाने वाला हूँ आपको इनको। बस आप वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए ज़रूर। चलिए, जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसको, वह आश्रम शुरू से लेकर के 25 वर्ष तक, जन्म होते ही 25 वर्ष तक बच्चे को ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में वो गुरुकुल में जाकर के विद्या का अध्ययन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, वेद विद्या को पढ़े, समझे, यज्ञ हवन करे, और इसको ही ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो 25 वर्ष तक होता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम आप समझ चुके होंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम किसे कहते हैं। अब आता है गृहस्थ आश्रम। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम कहा जाता है कि अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो ये आश्रम एक भी चलने वाला नहीं है। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो एक भी आश्रम इनमें से चलने वाला नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम होना जरूरी है। जब गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो ब्रह्मचार्य आश्रम भी नहीं हो पाएगा, और वानप्रस्थ आश्रम भी नहीं हो पाएगा, संन्यास आश्रम भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत ही ज़रूरी है। गृहस्थ आश्रम में वो गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक का होता है। कब तक? 25 से लेकर 50 वर्ष तक ये गृहस्थ आश्रम होता है। इसके बाद में जो गृहस्थ आश्रम है कि गृहस्थ आश्रम में एक समाज होता है, उनके बच्चे, पति, पत्नी ये गृहस्थ आश्रम में गुजारा करते हैं। और गृहस्थ आश्रम जो है 25 वर्ष से 50 वर्ष तक का होता है। अगला देख लेते हैं वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम ये 50 वर्ष से लेकर, ये वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक ये वानप्रस्थ आश्रम बताया गया है। तो वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक बताया गया है। इसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो इसमें व्यक्ति को दूर जंगल में जाकर के अपने विद्या अध्ययन करना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए और प्रभु का ध्यान लगाना चाहिए, मग्न रहना चाहिए प्रभु के ध्यान में। और उसके बाद में आता है एक संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम 75 वर्ष से लेकर के मृत्यु पर्यंत होता है। वैसे इसको बताया गया है 75 से 50, प्रत्येक को 25-25 वर्ष का समय दिया गया है। लेकिन गृहस्थाश्रम, संन्यास आश्रम के बाद इसको, ये संन्यास आश्रम जो है वो मृत्यु पर्यंत तक होता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति को कि उपदेश करना चाहिए, लोगों को सच्चे मार्ग पर चलाने के लिए उनको उपदेश करे। संन्यास आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम को समझाए, सही मार्ग पर चलाने की कोशिश करे, उनको समझाए और उपदेश करे लोगों को ठीक मार्ग पर चलाने के लिए। यही संन्यास आश्रम बताया गया है। आई होप ये आपको संन्यास आश्रम ठीक से समझ में आया होगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं। अब आता है संयुक्त प्रणाली परिवार। जो संयुक्त परिवार प्रणाली होती है वह क्या है? तो संयुक्त परिवार प्रणाली क्या है, इसको भी हम डीपली से समझने वाले हैं, इसको भी समझा देते हैं। संयुक्त एक जुड़ा हुआ परिवार, एक समूह का परिवार, संयुक्त मिला हुआ परिवार। तो एक ये
संयुक्त परिवार प्रणाली का मतलब होता है भारतीय समाज। जो भारतीय समाज है वो भारतीय समाज की सबसे मुख्य विशेषता है कि इसमें 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, एक ही छत के नीचे निवास करते हैं तथा एक ही रसोई का खाना खाते हैं। संयुक्त परिवार का मतलब होता है जहाँ पर 2 से 3 पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं और 3 से भी अधिक पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई का खाना खाते हैं, जो कि एक परिवार पूरा मिल कर के रहता है, उसी को संयुक्त प्रणाली परिवार कहा जाता है। तो यही है कि एक ही रसोई का सभी लोग खाना खाते हैं, इसी को बताया गया है संयुक्त प्रणाली परिवार। तो ये भी देख लिया हमने, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं आगे। विवाह के विभिन्न स्वरूप क्या हैं, तो इनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। विवाह के विभिन्न स्वरूप क्या हैं, तो विवाह के विभिन्न स्वरूप हैं भारतीय समाज के अंदर विवाह के अनेक स्वरूपों को स्वीकार किया गया है। तो विवाह के अनेक स्वरूप कौन कौन हैं, तो है विवाह के प्रकार एक विवाह और बहुविवाह। बहुविवाह, तो विवाह क्या है, एक विवाह और बहुविवाह में अंतर क्या है। देखो, एक विवाह पहले अब चलता है, लेकिन पहले राजाओं के समय में बहुविवाह होते थे। जब राजा एक रानी नहीं रखता था, बहुत सी रानियाँ रखा करते थे। और एक विवाह जो अभी हुआ करते हैं, इस पर संविधान के अनुसार अगर कोई बहु विवाह करता है तो संविधान का वो उल्लंघन कर रहा है, उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। इसलिए बहुविवाह की जो प्रथा है उसको अस्वीकार कर दिया गया है और ये एक विवाह जो होता है वो हमारे यहाँ हुआ करते हैं। ये भारत की परंपरा चली आ रही है। इसमें द्रौपदी को उदाहरण दिया जाता है बहुविवाह का। चलिए तो आगे देख लेते हैं, ये भी आपको आई होप समझ में आया होगा। तो आगे देख लेते हैं परिवारों की प्रधानता। परिवारों की प्रधानता क्या है, तो पितृसत्तात्मक परिवार होता है एक, तो एक मातृसत्तात्मक परिवार। बस आप सोच रहे होंगे सत्तात्मक परिवार क्या है, कोई टेंशन मत लीजिए, अभी आपको बता देता हूँ। ये भी पितृसत्तात्मक परिवार वह सत्ता परिवार होता है जहाँ पर पिता की चलती है। जिस परिवार में पिता की चलती है, पिता ही कहना मानते हैं, पिता ही सारा कुछ उसको सही मार्ग पर चलाने की कोशिश करता है, उसी को पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। और मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहा जाता है, तो मातृसत्तात्मक परिवार उसे कहा जाता है कि जहाँ पर पत्नी की माँ की जो सत्ता चलती है, माँ के आधार पर चलाया जाता है। माँ उस परिवार को चलाती है, उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, तो वह मातृसत्तात्मक परिवार होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब ये देखते हैं धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज में धर्म की प्रधानता बहुत मानी जाती है। धर्म के आधार पर लोग रहते हैं और धर्म की सारा कुछ धर्म ही माना जाता है, तो इसी को धर्म की प्रधानता कहा गया है। अब देख लेते हैं कर्म एवं पुनर्जन्म विश्वास। हाँ, ये तो भारत की बहुत ही बड़ी परंपरा है। लोग सोचते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसे ही जन्म मिलेगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो दोबारा से हमको जो मनुष्य का जन्म है वही मिलेगा, लेकिन अगर गलत कार्य करेंगे तो हमको ये मनुष्य का जन्म जो है वो मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही उनको विश्वास है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुनर्जन्म मिलेगा, वो भी मनुष्य का। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ करना बहुत ही ज़रूरी है। पुरुषार्थ को भारतीय समाज का मुख्य आधार माना गया है। व्यक्ति जब पुरुषार्थ ही नहीं करेगा तो जीवन में क्या करेगा। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार व्यक्ति का बहुमुखी विकास उसी समय का संभव है जब व्यक्ति संतुलित ढंग से अपने अधिकारों का प्रयोग करे। पुरुषार्थ करेगा तभी वो विकास कर पाएगा। आजकल बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं है। बिना मेहनत के तो लोग भूखे मर जाते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ को ही सब कुछ बताया गया है। पुरुषार्थ आगे पुरुषार्थ के प्रकार हैं। तो पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, अगर गलत कार्य करेगा तो उसका धर्म मिट जाएगा। इसलिए उसे अच्छा कार्य करेगा तो उसका धर्म है वो नष्ट नहीं होगा और वो धर्म के
मैदान में आगे बढ़ेगा। और अर्थ जब पुरुषार्थ करेगा तभी उसको परिवार को चलाने के लिए उसके पास पैसा आएगा। अर्थ का मतलब पैसे के रूप में दिया गया है। तो जब वो पुरुषार्थ करेगा तभी उसके पास पैसा आएगा और वो फिर आगे अपने परिवार की उन्नति कर पाएगा। काम ऐसे ही मोक्ष, अगर वो पुरुषार्थ करेगा और सही मार्ग पर चलेगा, कोई गलत कार्य नहीं करेगा, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसीलिए व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है। इसकी प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था से गुजर कर सकता है। ठीक है, यही इसकी मोक्ष बताया गया है। आगे देख लेते हैं ऋण तथा यज्ञ व्यवस्था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ऋण तथा यज्ञ व्यवस्था, व्यक्ति के कर्तव्यों को ही हिंदू शास्त्रकारों ने ऋण माना है। व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं उसी को हिंदू शास्त्रकारों ने जो है ऋण माना है। प्रत्येक व्यक्ति को चुका देना चाहिए। जो ऋण होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को चुका देना चाहिए। अब व्यक्ति कहते हैं कि एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार का नाम सुना होगा आपने, अगर जनेऊ नाम सुना हो तो भी जानता हूं कि आपने जनेऊ नाम सुना होगा। तो जनेऊ जो होता है, जनेऊ में 3 धागे होते हैं, तो वो ऋण का संदेश देते हैं, लेकिन लोग उसको कुछ और ही समझते हैं। तो और न समझें, वो ऋण का संदेश देते हैं, वो ऋण बताते हैं। 3 जो धागे होते हैं वो 3 धागे बताते हैं कि हमारे ऊपर 3 लोगों का ऋण है। किन किन का ऋण है? तो पहला बता दिया मैंने आपको कि देव ऋण, वो एक देव का ऋण है जिसने हमको जन्म दिया है, इस संसार में, इस धरती पर हमको पहुंचाया। दूसरा ऋषि ऋण, दूसरा ऋषि ऋण क्या है? तो दूसरा धागा बताता है, हमको संकेत करता है कि ऋषि ऋण जो है आपको ये भी चुकाना है। विद्या को जो अध्ययन कर रहे हो आप, जो कुछ भी सीख रहे हो, वो ऋषि की परंपरा है। हमारे देश में ऋषि ने सारा कुछ ज्ञान लिखा और वो ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, तो वो ऋषि की देन है। तो एक हमारा ऋषि का भी ऋण बनता है। उसके बाद में पितृ ऋण जो माता पिता का ऋण होता है, ये तीसरा धागा हमको याद दिलाता है कि पितृ ऋण भी है जो आपको चुकाना है। तो पितृ ऋण क्या होता है ये भी आपको बता दूं कि माता पिता से हम पले बड़े हुए और उनको सताना नहीं है, हमको उनको सेवा करनी है उनकी, तभी यह ऋण हमारा चुक सकता है, इसको हम अदा कर सकते हैं। तो इन ऋणों के अनुसार इन ऋणों के साथ साथ महायज्ञों का भी महत्व स्पष्ट किया गया है। ये यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। आपको बता दूं ये 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। पहला होता है ब्रह्म यज्ञ, जो हम कहते हैं जिसको संध्या सुबह और शाम दोनों टाइम की जानी चाहिए। संध्या का मतलब होता है जब सूर्य उदय होता है जब संध्या करनी चाहिए, और जब सूर्य अस्त होता है जब भी संध्या करनी चाहिए हमको। दूसरा होता है देव यज्ञ। तो देव यज्ञ जो अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं, जिसमें आहुतियाँ चढ़ाई जाती हैं, वो देव यज्ञ होता है। ये दूसरा यज्ञ हो गया। पितृ माता पिता की सेवा करना, ये भी एक यज्ञ होता है। और अतिथि यज्ञ उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर आता है और उसको हम सत्कार करें, उसकी सेवा करें ठीक से उसका, तो उसी को अतिथि यज्ञ कहा जाता है। बलि वैश्वदेव यज्ञ, जो हमारे यहाँ पर जो जीव हैं, जो कुछ कमा खा नहीं सकते, जो हमारे भरोसे रहते हैं, पशु पक्षी, इन सभी को हमें दाना डालना चाहिए, इनको खिलाना चाहिए रोज़। तो यही एक बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है, इसे भूत यज्ञ भी कहा जाता है। तो बलि वैश्वदेव यज्ञ ये हो जाता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं संस्कार क्या है। तो संस्कार को भी देख लेते हैं। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से संस्कारों का भी विशेष महत्व दिया गया है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार के संस्कारों का विधान रखा गया है। इसका अर्थ शुद्धि की क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? शुद्धि की क्रिया। तो गौतम जो धर्म सूत्र हैं उनके अनुसार इसको मनुष्य के जीवन में 40 प्रकार के संस्कार होते हैं। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार, जो गौतम का धर्म सूत्र है उसके अनुसार मानव के 40 संस्कार बताए गए हैं। कितने? 40 संस्कार बताए गए हैं। और जो उसके पूर्व जन्म, बाल्यावस्था, शिक्षा, विवाह, मृत्यु तथा मृत्यु के पश्चात भी किए जाते हैं। इनको
40 संस्कार बताए गए हैं। तो बस आज का इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जो कि अगली वीडियो में आपको ये जो संस्कार हैं संस्कार को भी बताएंगे। तो ये पहले जब 40 संस्कार थे, तो उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती जो हमारे देश में आए, उन्होंने जो स्वामी दयानंद जी 19वीं शताब्दी में जो हमारे देश में आए थे, उन्होंने 40 संस्कार थे उनको फिर 16 संस्कारों में कन्वर्ट किया, और 16 संस्कार जो बताए हैं, गर्भाधान संस्कार यहाँ से लेकर के और अंत्येष्टि संस्कार तक, ये आपको अगली वीडियो में देने वाले हैं। तो आप बस वेट कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें एवं इसको शेयर भी करें, ताकि हमारे अन्य मित्रों को भी इसका लाभ पहुंच सके। तो बस इतना ही, धन्यवाद आपका, और आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।